हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी अर्थशास्त्र की कक्षा 10 की पुस्तक का MCQ रिव्यू करेंगे जो DSSB EMRS DGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारी क्लास 10 की अर्थशास्त्र की पुस्तक जिसके पहले चैप्टर का नाम है विकास। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में किस मापदंड का उपयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समृद्ध देशों की आय क्या होती है? तो $10,066। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में 2004 में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? $620 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में बेहतर है? श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश निम्न आय वाला है? भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सतत विकास का इनमें से कौन सा उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी वस्तु भौतिक नहीं है? सुरक्षा। अगले प्रश्न की चलते हैं, इनमें से कौन सा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, इनमें से कौन सा भावी पीढ़ी से संबंधित है? धारणीय विकास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किस देश का स्थान विकास सूचकांक से सबसे नीचे है? नेपाल। अगले प्रश्न की चलते हैं, इनमें से किस देश का स्थान मानव विकास सूचकांक में पहला है? श्रीलंका। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत की साक्षरता दर क्या है? 65.20%। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक निर्धनता है? उड़ीसा। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, यदि देश के लोग पश्चिमी होते हैं तो आर्थिक विकास की क्या संभावना होगी? अधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के क्या कारण है? तो इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की चलते हैं, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक का उपयोग क्यों किया जाता है? हम उचित प्रकार से पोषित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आर्थिक विकास को कैसे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास धारणा कैसी होती है? भिन्न भिन्न। अगले प्रश्न की चलते हैं, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए किस देश की मुद्रा के लिए की जाती है? डॉलर में। अगले प्रश्न की चलते हैं, मानव विकास सूचकांक का क्रमांक कुल कितने देशों में से है? 188। अगले प्रश्न की चलते हैं, वर्ष 2016 में भारत में मानव विकास सूचकांक का क्रमांक क्या है? तो 131। अगले प्रश्न की चलते हैं, नवीकरणीय साधन क्या होते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति प्रकृति करती है? अगले प्रश्न की चलते हैं, नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं? फसल और पौधे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में बदलना क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। अगले प्रश्न चलते हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? भवन निर्माण। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र। अगले प्रश्न की चलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। अगले प्रश्न की चलते हैं, सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक होती है? प्राथमिक। अगले प्रश्न चलते हैं, इनमें से अंतिम उत्पाद क्या है? बिस्कुट। अगले प्रश्न चलते हैं, इनमें से मध्यवर्ती वस्तु क्या है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। अगले प्रश्न चलते हैं, रोजगार गारंटी अधिनियम में सरकार ने कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी है? 100 दिनों का। अगले प्रश्न चलते हैं, इनमें से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्यम नहीं है? भारत संचार निगम लिमिटेड। अगले प्रश्न चलते हैं, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का क्या उद्देश्य है? निजी लाभ कमाना। अगले प्रश्न चलते हैं, रोजगार की अवधि नियमित होती है क्या? संगठित क्षेत्र में। अगले प्रश्न चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र रचित क्या होता है? उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न में चलते हैं, अल्प बेरोजगार उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कार्य कर रहे होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, पिछले 30 वर्षों में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक बढ़ा है? तृतीय क्षेत्र। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्षेत्र की क्रिया है? बैंक सेवा। अगले प्रश्न की चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक कारक है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो डेयरी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, मुद्रा और साख। पहला प्रश्न, मुद्रा का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ? प्राचीन काल में। अगले प्रश्न चलते हैं, सबसे पहले किस धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ? सोने के, चांदी के सिक्के। अगले प्रश्न चलते हैं, सिक्कों और नोटों को किसके द्वारा अधिकृत किया जाता था? भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रारंभिक आहत सिक्के कितने वर्ष पुराने हैं? 2500 साल पुराने। अगले प्रश्न चलते हैं, अकबर काल में कौन से सिक्के प्रयोग होते थे? सोने के। अगले प्रश्न चलते हैं, आधुनिक भारत में कौन से सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील। अगले प्रश्न चलते हैं, लोगों का धन कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? बैंकों में। अगले प्रश्न चलते हैं, किस प्रकार की सहकारी समिति संभव है? किसानों द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं, मांग सुविधा क्या होती है? चेक सुविधा। अगले प्रश्न चलते हैं, बैंकों में कितना प्रतिशत पैसा नकद के रूप में बैंकों में रखा जाता है? 15%। अगले प्रश्न चलते हैं, ऋण देने के लिए कौन सी राशि का इस्तेमाल किया जाता है? जमा राशि। अगले प्रश्न चलते हैं, जमाकर्ता के क्या क्या फायदे होते हैं? कोई नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं, ऋण की क्या भूमिका होती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, साख की मुख्य मांग क्या होती है? फसल उगाने के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं, किसानों को ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है? बिजाई के समय। अगले प्रश्न चलते हैं, उधार की अदायगी किस पर निर्भर करती है? फसल की कमाई पर। अगले प्रश्न चलते हैं, कर्ज जाल किसे कहा जाता है? फसल बर्बाद होने पर। अगले प्रश्न चलते हैं, ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती हैं? तो उपरोक्त सभी होती है। अगले प्रश्न चलते हैं, आवास ऋण क्या होता है? मकान खरीदने के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं, प्राचीन काल में मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय। अगले प्रश्न चलते हैं, मुद्रा के रूप में सबसे पहले किसका प्रचलन शुरू हुआ? सिक्कों का। अगले प्रश्न चलते हैं, शुरुआती दौर में सिक्के किसके बने होते थे? सोने और चांदी के। अगले प्रश्न चलते हैं, महंगी धातु से बने सिक्कों का प्रचलन बंद होने लगा था? तो उपरोक्त सभी कारणों की वजह से। अगले प्रश्न चलते हैं, मुद्रा के लाभ बताओ? तो उपरोक्त सभी है। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत में सिक्के और नोट किसके द्वारा जारी किए जाते थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं, नकद का इस्तेमाल किए बिना सीधा भुगतान कैसे संभव है? तो उपरोक्त सभी के द्वारा। बैंक की आय किस प्रकार बढ़ती है? उपरोक्त सभी। कर्जदार से क्या अभिप्राय है? बैंकों से ऋण लेने वाले। अधिकतर किसान उधार कब लेते हैं? ऋतु के आरंभ में। अगले प्रश्न चलते हैं, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का अन्य स्रोत क्या है? सहकारी समितियां। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है, भारत के बाजारों में कितने दशक पहले वस्तुओं की विविधता नहीं मिलती थी? 2 दशक। अगले प्रश्न चलते हैं, कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? स्थानीय कंपनियों द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं, निवेश किसे कहते हैं? भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में खर्च की गई मुद्रा को। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। अगले प्रश्न चलते हैं, संयुक्त उत्पादन क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का आम रास्ता क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उत्पादन का प्रसार करना। अगले प्रश्न चलते हैं, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की है? अमेरिका की। अगले प्रश्न चलते हैं, फोर्ड्स मोटर कंपनी भारत में कब आई थी? 1995 में। अगले प्रश्न चलते हैं, वैश्वीकरण क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, परिवहन प्रौद्योगिकी से क्या संभव हुआ है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, दूर संचार सेवाएं कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, 20वीं शताब्दी के मध्य तक किन वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः प्रतिशत देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत जैसे उपनिवेशों से कैसे पदार्थ निर्यात होते हैं? कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अगले प्रश्न चलते हैं, दूरस्थ देशों को जोड़ने का मुख्य जरिया क्या था? व्यापार। अगले प्रश्न चलते हैं, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखने वाली कंपनी। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यालय कहाँ स्थापित करती है? जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य संसाधन मिल सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, उत्पादन प्रक्रिया किस ढंग से संगठित हुई है? जटिल ढंग से।
अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, इंटरनेट के क्या लाभ हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी जगह अपने कार्यालय क्यों स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और संसाधन मिलते हैं? तो कम लागत में कमी आती है और अधिक लाभ कमाने में फायदा होता है। अगले प्रश्न चलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक क्षेत्र। अगले प्रश्न चलते हैं, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न चलते हैं, विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, विदेशी व्यापार का विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक है। वस्तुओं के आवागमन, वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और 2 देशों के उत्पादन आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन के कितने देश सदस्य हैं? 165 देश। अगले प्रश्न चलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, श्रम कानूनों में किस प्रकार का बदलाव लाने की अनुमति दी गई है? लचीलापन। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। WTO से क्या अभिप्राय है? विश्व व्यापार संगठन। अगले प्रश्न चलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कितने प्रतिशत बचत कर सकती है? 50 से 60%। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार क्या है? अपने अधिकार प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता। अगले प्रश्न की चलते हैं, उपभोक्ता को किन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, बाजार में शोषण किन रूप में होता है? तो उपरोक्त सभी में होता है। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ किस कारण होता है? शोषण के कारण। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार का सहायक हुआ? हितों की रक्षा के लिए। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? 1960 में। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता किस नाम से जाना जाता है? संरक्षण परिषद के नाम से। अगले प्रश्न चलते हैं, स्वयंसेवी संगठन से क्या अभिप्राय है? जागरूकता पैदा करना। अगले प्रश्न चलते हैं, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, ISI और एगमार्क से क्या अभिप्राय है? तो ये शब्द चिन्ह है और प्रमाणक चिन्ह है। 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1976। अगले प्रश्न चलते हैं, हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? 700 से अधिक। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? जटिल व खर्चीली। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में कितने मुआवजे का दावा किया जाता है? 50,000। अगले प्रश्न चलते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया? 1985। अगले प्रश्न चलते हैं, पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की जानकारी होती है? तो मूल्य की जानकारी, निर्माण की तारीख और खराब होने की जानकारी। उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो 5 अक्टूबर 2005। तो दोस्तों ये थी हमारी NCERT क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की पुस्तक का MCQ रिव्यू। तो ऐसी और भी NCERT MCQ सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।